बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांचुरी, आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अगर इस वक्त किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा पुकार है, जम्मू हो या कश्मीर हो, तो वो ऑक्सीजन के साथ साथ वैक्सीनेशन है। यानी वैक्सीन की कमी पूरे कश्मीर के अंदर पाई जा रही है। लोग अभी खुराक से ज़्यादा वैक्सीन ढूंढ रहे हैं। ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में कमी उसकी पाई जा रही है। जगह जगह पर इस हवाले से लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि वाफिर मकदार में दस्तयाब है। जब सरकार ये कहती है कि वाफिर मकदार में दस्तयाब है, तो फिर लोग चीख चीख के क्यों पुकार रहे हैं कि उन्हें ऑक्सीजन भी चाहिए और उन्हें वैक्सीन भी चाहिए। अगर दस्तयाब है तो फिर लोगों को दिया क्यों नहीं जाता है? क्या इसमें कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो नहीं है कि जो एक ठीक तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं? यानी अगर वैक्सीन की कमी है तो क्या वजह है कि लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया है? क्योंकि अब जम्मू कश्मीर की जो यूटी है, एक डाइसेक्शन जो है जम्मू और कश्मीर के दरमियान पड़ गया है, और इस डाइसेक्शन के पीछे नज़र यही आ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। यानी सरकार लोगों को ठीक तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाई है। क्योंकि जम्मू और कश्मीर के अंदर वैक्सीनेशन को लेकर जो अब नए तबसरे किए जा रहे हैं, जो नई बहस शुरू हो गई है, उस पर आने से पहले हम ज़रूर आपको बताएंगे कि आज शहर हो या गांव हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में वैक्सीनेशन को लेकर लोग क्यों परेशान हैं। लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर्स पे बुलाया जाता है, लेकिन वहां पर फिर वापस चले जाते हैं। ये लोगों के साथ मजाक क्यों हो रहा है? कहीं इस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर तो नहीं है? और इसी एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर पर मजीद बात करने से पहले हम आपको अलग अलग विजुअल्स दिखाते हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, और मुख्तलिफ लोगों के साथ जो हमारे गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदों ने बात भी की है। उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर लोगों से जो बात की है, और लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ अपने ख्यालात का इजहार किस तरह किया, आइए आपकी नज़र करते हैं। मैं अब दूसरा वो करने के लिए आया हूँ। पहला तो मैंने 21 अप्रैल को किया हुआ है, लेकिन बाकी जो है जिन्होंने अभी तक नहीं किया ना, उनके लिए तो ये बहुत फैटल है, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो वैक्सीन यहाँ फिर मकदार में फराहम करें, ताकि लोग जो है ना इससे मुस्तफ़ीद हो जाएं और इस वबाई बीमारी का वो इलाज किया जाए। बायोस योर वैक्सीन करने खतर मगर यम छुना साथ शाट वो प्रिसो में यमन तथ मश क्या परवाह इस दयम डोज करन छु दुबन से हको 3 रेत की करत आदि के बायोस एमे मूजूब वैक्सीन से शाट बना यम छुना वैक्सीन से शाट। नाज़रीन, आपने देखा लोग कह रहे हैं कि उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर्स पे बुलाया जाता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हुई है, और ऐसे अफराद जो 45 से ज़्यादा जिनकी उम्र है, हालांकि ये दूसरे मरहले के तहत ऐसे अफराद की वैक्सीनेशन होनी चाहिए थी, लेकिन अब 18 साल से ज़ायद उम्र के वाले जो लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन सेंटर्स खुलने चाहिए थे एज़ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अभी भी जो 45 का आंकड़ा, यानी 45 से ज़्यादा उम्र वाले जो लोग हैं, उनकी भी अभी वैक्सीनेशन ठीक तरह से नहीं हो पाई है। पूरा डेटा हम आपको अब तक पहुंचाएंगे सरकार की जानिब से जो हमने हासिल किया है, और उसको हम शेयर करेंगे आपके साथ। खदशात भी दूर हो जाएंगे और सरकार की कोताहियां भी आपको पता चल सकती है। लेकिन उससे कबल हम आपको डॉक्टर सईद तजम्मुल, जो कि CMO बडगाम है, उनका मानना है कि पिछले 2 दिन से यहाँ वैक्सीन नहीं आया है। यानी बडगाम का अगर हम जिक्र करेंगे तो 2 दिन से वैक्सीन नहीं आया है, और वो लोगों को ये कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, लोगों को ये यकीन दहानी करा रहे हैं कि कल ये वैक्सीन यहाँ पर मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि हम डॉक्टर तजम्मुल की वो बाइट आपकी नज़र करेंगे, हम वसूख के साथ कह सकते हैं कि अगले 4 या 5 दिन तक जम्मू खास तौर पर कश्मीर के अंदर वैक्सीन नहीं आएगी। लेकिन डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि कल ही वैक्सीन मिलेगी, और यही मशवरा उन्होंने अपने उन लोगों को भी दिया होगा जो आज वैक्सीनेशन सेंटर्स पे आए हुए थे। उम्र रसीदा लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, और वो दूर दराज इलाकों से भी इन सेंटर्स पे आए हुए थे। शायद उनकी उम्र का कोई तकाजा नहीं हुआ, शायद उनकी उम्र का कोई लिहाज नहीं हुआ, और वजह यह है कि कई बार ऐसे लोग ऐसे सेंटर्स पे आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहिबान हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन्हें कोई भी ख्याल उनकी उम्र का नहीं है, उनके वक्त का नहीं है। नतीजा ये है कि मिस कम्युनिकेशन की वजह से फिर लोग यही कहते हैं कि शायद जम्मू को दिया गया है और कश्मीरियों को नहीं दिया जा रहा है। और एक ऐसी सुपर सेंसिटिव रियासत जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर अगर इस तरह का कन्फ्यूजन, इस तरह के खदशात लोगों के अंदर पैदा हो जाते हैं, तो वो बाज़ औक़ात हमने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। पहले ये देखते हैं कि जो CMO बडगाम डॉक्टर तजम्मुल है, उनका क्या कहना है,
आइए आपकी नज़र करते हैं। जो हमारे पास वहाँ से आया था वो हमारा सारा खर्च हो गया है। पिछले 2-3 दिन से हमारे पास वैक्सीन यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमारे इसके जो हमारे मुंसलिक जो ऑफिसर्स हैं, हायर अप्स हैं, हमारे एफसी सर और हमारे डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर, एमसीएच एंड इम्यूनाइजेशन डॉक्टर सलीम साहब, वो लगे हुए हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आज शाम तक हमको वैक्सीन मिल जाएगा और कल से हम ये वैक्सीनेशन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। चले नाज़रीन, आपने डॉक्टर सईद तजम्मुल को सुना, देखा भी, और उनका मानना है कि कल वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आइंदा कुछ दिन तक कश्मीर के अंदर तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर लगभग वैक्सीन नहीं आएगा, क्योंकि ये हम कोट कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद साहब को, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को पूरी तरह से देख रहे हैं। उनके साथ हमारी बात हुई है। शाहिद हुसैन का मानना है कि 1 हफ्ता पहले ही जो वैक्सीन है वो कश्मीर में शॉर्ट होने शुरू हो गए हैं। यानी पूरे कश्मीर के 10 अजला के अंदर सिर्फ एक ही जगह पर आज की डेट में वैक्सीन मौजूद है, वो है शोपियां के अंदर। और उनका मानना है कि शोपियां के अंदर भी अब जो ये वैक्सीन कुछ बचे हैं वो भी 1 या 2 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमने उनसे पूछा कि क्या वजह है। लोग यही सोचते हैं कि कल के दिन में 9000 से ज़ायद वैक्सीन जम्मू के अंदर दिए गए, लेकिन कश्मीर के अंदर 1 हफ्ते से कोई वैक्सीन ही नहीं है। 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बेशतर ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर एक भी वैक्सीन का डोज किसी भी कश्मीरी को या किसी भी फर्द को नहीं दिया गया। आखिर डायसेक्शन क्यों, आखिर तकसीमकारी क्यों और आखिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों? उन्होंने सीधे और सादे अल्फाज में हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन हमें यकीन है कि अगर इसी कम्युनिकेशन के जरिए आम लोगों को भी ये समझाने की कोशिश की जाती तो शायद आज ये कन्फ्यूजन, ये खदशात अवाम के अंदर नहीं हो जाते। आज जम्मू अलग और कश्मीर का अलग नहीं होता। आज एक जो यूनानिमस कॉज है उसके लिए सब एक साथ होते। दरअसल उनका मानना है कि इब्तिदाई दौर में जब वैक्सीनेशन शुरू हो गई है तो उसमें कश्मीर के लोग थोड़ा पीछे रह गए, और उनका ये भी मानना है कि फिर मुख्तलिफ उलमा को मुख्तलिफ उलमाई किराम के साथ साथ मौलाना हजरात की खिदमत अंजाम लाई गई है, और उसके साथ साथ कुछ डॉक्टर साहिबान जो वादी कश्मीर के सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी खिदमत जो है वो पेश की गई है। और उन्हीं की अपील पर फिर लोगों ने माह रमज़ान के वस्त में ही वैक्सीनेशन शुरू की, और उसके बाद जब वैक्सीनेशन ने जोर पकड़ा, रफ्तार पकड़ी, तो उसके बाद लोगों की डिमांड इस कदर बढ़ गई कि जो कोटा कश्मीर के अंदर मौजूद था वो यकायक या एकदम ख़त्म हो गया। नतीजा ये है कि ये सब कुछ सडनली फिर ऑक्सीजन शॉर्ट हो गया। और उनका मानना है कि जम्मू के अंदर प्रोसेस पहले से ही शुरू हो गया था, तो इस वजह से वहाँ पर वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा हुई। क्योंकि जो आदाद शुमार हम देखते हैं तो 45 से ज़्यादा उम्र के जो अफराद हैं जिनको वैक्सीनेशन दी गई है कश्मीर के अंदर, उनकी तादाद 35% है। जबकि जम्मू के अंदर जब हम यही शरह फीसद देखते हैं तो वहाँ पर 99% से ज़ायद लोगों ने वैक्सीनेशन कराई है जिनकी उम्र 45 से ज़्यादा है। यानी तकरीबन वहाँ पर 100% ऐसे अफराद हैं जिनकी उम्र 45 से ज़्यादा है, उनकी वैक्सीनेशन हुई है। तो इस वजह से जब सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आई हैं तो लोगों ने इस पर शक व शुबहात का इजहार किया, लोगों ने खदशात का इजहार किया, क्योंकि लोग वाकई कंफ्यूज हो गए कि शायद सरकार की तवज्जो जम्मू की तरफ है और कश्मीर के लोगों को फरामोश किया जा रहा है। जबकि हकीकत ये है कि कश्मीर के लोगों ने बहुत देर से ये वैक्सीनेशन के लिए हामी भर ली थी। पहले उन्हें एतमाद में लाना पड़ा जब मुख्तलिफ उलमाई किराम और डॉक्टर साहिबान की अपील पर उन्होंने लब्बैक कहा, और उसके बाद वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे आ गए। और हाल ये है कि आज कश्मीर के वैक्सीनेशन सेंटर्स पे लोगों की बड़ी भीड़ होती है, लेकिन वहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ उनका ये भी मानना है, हमने उनसे पूछा कि कब तक ये वैक्सीन कश्मीर आएगी, तो उस पर उन्होंने ज़्यादा लबकुशाई नहीं की, लेकिन इशारों में उन्होंने यही कहा कि रिक्वेजिशन उन्होंने दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक भी उस पर कोई जो है हतमी फैसला या हतमी यकीन दहानी नहीं आई है। उनका मानना था कि 16 की तारीख तो दी गई थी, लेकिन 16 की तारीख चली गई है, उस पर कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है। तो इस वजह से ये वैक्सीन वादी कश्मीर कब आएगी उस पर कुछ भी कहना अभी कबलज वक्त ही होगा। लेकिन इशारों में हमें ये बात समझ में आ गई कि आइंदा हफ्ते तक तकरीबन कश्मीर के अंदर वैक्सीन पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। नाज़रीन, कोविड के इस कहर में आज की डेट में मैंने कहा कि 2 ही चीज़ें काफ़ी अहमियत की हामिल है, एक तो वैक्सीन और दूसरा ऑक्सीजन। क्योंकि मुतअद्दिद हॉस्पिटल्स कश्मीर के अंदर ऐसे हैं जहां पर अभी भी सही वक्त पर या हम कहेंगे कि बर वक्त आवाम को या पेशेंट्स को
ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है और नतीजा ये है कि ह्यू एंड क्राई वहाँ से शुरू हो गई है। नॉर्थ कश्मीर के कई सारे हॉस्पिटल्स में इसी तरह की शिकायतें आई हुई हैं। कुछ लोगों की जो बाइट्स हैं वो हम इस गुलिस्तान न्यूज़ की नशरियात में ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों का मानना है कि हंदवारा के इस हॉस्पिटल में जो उनके मरीज़ हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ये ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है? क्या हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है? क्या जो रिक्वायरमेंट वहाँ पर है क्या उसकी बराबर मिकदार वहाँ पर मौजूद है, या कि फिर लोगों को दिया नहीं जा रहा है, या कि फिर कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर भी है, या कि यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है? ये जानने से पहले मकामी लोगों का, जो अटेंडेंट्स वहाँ पर बीमारों के हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें किस तरह की मुश्किलात दरपेश हैं। लोलाब से हूँ और मेरा पेशेंट यहाँ से पिछले 10 दिनों से यहाँ पे है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ऑक्सीजन की है। यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट भी है, लेकिन जो पेशेंट्स आ रहे हैं, दूर दूर से पेशेंट्स आ रहे हैं, सिचुएशन भी क्रिटिकल है सबों की, लेकिन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है यहाँ का ऑक्सीजन ये जो प्लांट है। और जो वहाँ से सिलेंडर्स आते हैं वो भी कम आते हैं। कल 2-3 दिनों से यहाँ पे कुछ आया ही नहीं। अब अगर होते भी, सिलेंडर प्रोवाइड करते भी हमें, ज़्यादा से ज़्यादा वो कम ही होते हैं, मतलब उनमें कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो कोई 10 में से 1-2 सिलेंडर्स होते हैं जो फुल होते हैं, बाकी उनमें बस ऐसे ही खाली देते हैं पेशेंट्स को। क्या चाहते हैं आप? बस यहाँ पे जो CMO साहब है, हमने अभी तक, कल यहाँ पे इतनी क्राइसिस हुई, डॉक्टर्स की पिटाई भी हुई, हॉस्पिटल की तोड़फोड़ भी हुई, लेकिन यहाँ के डॉक्टर साहब उन्होंने बस उसी टाइम वो PPE किट उतारी थी, पता नहीं सिविलियंस में घूम रहे थे। तो हमें यहाँ पे पेशेंट्स को बहुत दिक्कत है। नाज़रीन, हम आपको इसी हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल अमला और उसके साथ साथ लोगों की बाइट सुनाते हैं। उनके जो इजहार है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन ही नहीं है, क्योंकि ये कुछ लोगों का मानना है, लेकिन हॉस्पिटल अमला क्या कहता है? उनका मानना है कि यहाँ पर वाफिर मकदार में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ साथ जो प्लांट है वो भी वर्किंग में है। यानी पर मिनट के हिसाब से वो शरह फीसद बता रहे हैं कितने लीटर लोगों को या यहाँ अमराज की ज़रूरत है, और उनका मानना है कि उससे ज़्यादा ही ऑक्सीजन यहाँ पर फराहम किया जाता है। फिर क्या वजह है कि लोग सड़कों पर निकल रहे हैं? फिर क्या वजह है कि लोग यहाँ पर डॉक्टरों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं? ये भी हम जानेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि जो मज़कूरा हॉस्पिटल के ज़िम्मेदार है उनका ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर क्या कहना है। आइए आपकी नज़र करते हैं। ये आप समझ लीजिए कि इनका अभी एक सिलेंडर खत्म नहीं हुआ होता है, लेकिन तब ये नीचे आके रिक्वेशन करते हैं, वो दूसरा सिलेंडर भी लेते हैं। हमारे डॉक्टर साहब जिसको भी जितनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन लिखेंगे, हम उनको उतना प्रोवाइड करने के अहल है। हमारे पास एडुकेट क्वांटिटी है। हमने जो गाड़ियाँ इसलिए हायर कर ली है प्राइवेट सेक्टर से कि हमारी कोई भी खपत न हो ऑक्सीजन की इन पेशेंट्स को। नाज़रीन, हमने प्रोग्राम के इब्तिदा में ही कहा था कि सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। हमने इब्तिदा में ही कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर हर जगह पर नज़र आ रहा है। नतीजा ये है कि जो लोग हैं वो सिस्टम से दूर हो रहे हैं। नतीजा ये है कि लोग एहतजाज कर रहे हैं। नतीजा ये है कि सोशल मीडिया जो है सरकार के तई काफ़ी बरखिलाफ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है उनका मानना है कि यहाँ पर सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल है। लेकिन एक और शख्स की कहानी सुनते हैं जिसका पेशेंट इसी हॉस्पिटल में है, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी है और पेशेंट्स भी है, और उनका ये भी मानना है कि जो तरीकाकार है डिस्ट्रीब्यूशन का वो सही नहीं है, यानी जो अमला होना चाहिए वो नहीं है। और जो फेलियर हम प्रोग्राम के इब्तिदा से ही कहते हैं उसकी झलक आपको इसी हॉस्पिटल के ज़रिए यहाँ पर दिखाई दे सकती है। मकामी शहरी जो यहाँ का रहने वाला है, जिसका एक पेशेंट यहाँ पर है, उसका क्या कहना है, आइए आपकी नज़र करते हैं। बातों की बात करें तो अगर हम पूरी गलतियाँ चढ़ाएं तो वो सिर्फ यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर है। हाँ, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, ऑक्सीजन है, सब कुछ है, लेकिन बात ऐसी है कि यहाँ पर प्रॉपर ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स हैं वो नहीं है। यहाँ पे कोई सिस्टम सीधा नहीं है। यहाँ पे कल से जो भी डेथ्स हुई, जितने भी यहाँ मसले खड़े हुए, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी कोताही है लेकिन इनका स्टाफ बिल्कुल वीक है। इनके पास टीम वर्क नहीं है, कोई टीम वर्क, कोई प्रॉपर इसके बाद ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं है, SOPs का भी बिल्कुल ख्याल ही नहीं है। हमें चाहिए था कि हम ये चेन तोड़ें, लेकिन इनकी गलतियों की वजह से यहाँ फिर से भीड़ जमा हो जाती है, फिर से वही प्रॉब्लम हो जाती है, फिर से वैसा ही हो जाता है। बिल्कुल जो यहाँ का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठप हो चुका है। नाज़रीन, कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से
जो आशा वर्कर्स हैं उनका काम भी काफ़ी बढ़ गया है। यानी जब वैक्सीनेशन की बात आती है तो आशा वर्कर्स को बुलाया जाता है, जब डेटा इकट्ठा करने की बात होती है तो आशा वर्कर्स को बुलाया जाता है। तो इस तरह से जो प्रेगनेंसी में जो लेडीज़ होती हैं उनके हवाले से भी बहुत कुछ काम ऐसी आशा वर्कर्स को दिया जाता है। और ऐसी आशा वर्कर्स का मानना है कि वो माहाना सिर्फ 2000 रुपये पर काम करते हैं, जो उनके साथ उनके बकौल नाइंसाफ़ी है। आज सुंबल हो, कुपवारा हो, शहर श्रीनगर हो, मुतअद्दिद जगहों पर आशा वर्कर्स की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उनका मानना है कि वो बाकी हेल्थ वर्कर्स की तरह उनके ही मुशाबत काम करती है, उनके बराबर काम करती है, लेकिन क्या वजह है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बाकी हेल्थ वर्कर्स अगरचे 40 से लेकर 1 लाख रुपए तक सैलरी हासिल कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि आशा वर्कर्स को सिर्फ 2000 रुपये माहाना दिया जाता है। उनका मानना है कि काम का बोझ उन पर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन सरकार की नाअहली की वजह से या सरकार की अदम तवज्जो की वजह से उन्हें फरामोश किया जा रहा है। और उनका मानना है कि उनके हुकूक सलब किए जा रहे हैं। बरसों से उनके ये वेजेस भी नहीं मिल रहे हैं, यहाँ तक कि ईद का मुक़द्दस महीना था या ईद का मुक़द्दस मौका था, माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना था, उसमें भी उन्हें इन 2000 रुपये की सैलरी से महरूम ही रखा गया है। तो आज इन्हीं ख़वातीन ने जो कुपवारा में भी थी, सुंबल बांडीपुरा में भी थी और शहर श्रीनगर में भी थी, अलग अलग जगहों पर उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया। और मुजाहरों के दौरान उन्होंने मजीद क्या कहा, आपकी नज़र करते हैं। फातिमा नूर, हमारा मुतालबा यहाँ आने का, हमारा माहाना इंसेंटिव इतना काम है कि घर का गुजारा मुश्किल से चलता है। 2000 रुपये से महीने का खर्चा कहाँ चलेगा। हमारा काम 50,000 तनख्वाह वाले मुलाजिम से भी ज़्यादा है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे तनख्वाह को बढ़ाकर कम से कम 18,000 से ऊपर रखा जाए, ताकि हम भी इस मुसीबत के दौर में अपने अयाल का खास ख्याल रखें। हमारे पहले काम सिर्फ तो 2 काम है, जच्चा और बच्चा। आज को हम बहुत से काम होते हैं, तकरीबन 50 काम होते हैं। इसलिए हमारी इल्तिजा है, हमारी गुजारिश है सरकार से यही है कि हमारी तनख्वाह को आगे बढ़ा और हमारी बातें को भी आगे बढ़ा। चले नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी के साथ। और ग्राउंड रिपोर्ट में आज खनमो इलाका जो कि श्रीनगर के मज़ाफ़ात में ही पड़ता है, आज अलसुबह ही यहाँ पर फ़ौज और मिलिटेंट्स के दरमियान झड़प शुरू हुई। पहले यहाँ पर कुछ आवाज़ें जो गोलियों की सुनाई दी और माना जा रहा है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी फ़ौज को, CRPF को, जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG विंग को, उसी के ऐन मुताबिक उन्होंने उस इलाके के साथ साथ उस घर का ही घेराव किया जहां पर उन्हें ये इतलात थी कि यहां पर मिलिटेंट की मौजूदगी है। माना जा रहा है कि ये सुबह ही यानी 7 बजे या 7:15 बजे के आसपास यहां पर गोलियों का तबादला हुआ और गोलियों के तबादले में 2 अलबदर तंजीम से वाबस्ता मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। उनके कब्जे से असला भी बरामद किया गया है। और उसके बाद जो IGP कश्मीर है, उनका मानना है कि शहरी श्रीनगर के मज़ाफ़ात में ही खनमो इलाका पड़ता है। और साथ ही साथ उनसे सवाल पूछे गए कि कितने मिलिटेंट शहरी श्रीनगर के अंदर अभी भी एक्टिव है। तो IGP कश्मीर का मानना है कि अभी भी शहरी श्रीनगर के अंदर 5 मिलिटेंट एक्टिव है और उनमें से सारे 5 जो है वो लोकल ही हैं, यानी जम्मू कश्मीर से ही उनका ताल्लुक है। साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि इन 5 में कोई यानी शहरी श्रीनगर के अंदर कोई भी फॉरेन मिलिटेंट अभी एक्टिव नहीं है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा है कि शहरी श्रीनगर के अंदर जो OGWs काम कर रहे हैं मुख्तलिफ तंजीमों के लिए, वो काफ़ी सरगर्म हैं। ताहम उनका मानना है कि कुछ एक को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लगाया गया है, कुछ एक रडार पर भी हैं और कुछ एक ऐसे भी हैं जिनके बारे में अभी कोई इतलात मासूल नहीं हुए हैं। नज़र एक दिल दहलाने वाली खबर आपके साथ शेयर करेंगे। दरअसल ये 11 मई की तारीख थी जब चस्ती कॉलोनी बारामूला के अंदर एक घर के अंदर एक 18 साल की लड़की को फांसी पर लटकी उसकी लाश पाई गई। हालांकि पुलिस ने उस मामले के हवाले से केस भी दर्ज किया था, तहकीकात भी शुरू की गई थी, लेकिन इतना अरसा गुजर चुका है, अभी भी इस केस के हवाले से जिन पर इल्ज़ाम है ना ही उनकी गिरफ्तारी हो रही है। और आज उस लड़की के लवाहिकीन जिसका नाम मरियम था, उसके लवाहिकीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि कई दिन गुजर चुके हैं, पोस्टमार्टम भी उसका हुआ है, लेकिन पुलिस अभी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। उनका मानना है कि मरियम
चस्ती कॉलोनी में एक रेंटेड हाउस में रह रही थी। 18 साल की उम्र की ये लड़की थी और उनका मानना है कि वहां पर उसकी लाश पाई गई है मशकूक हालत में। तो इस वजह से उन्होंने मुतालबा किया था उस वक्त भी, यानी 11 मई की तारीख को भी उन्होंने मुतालबा किया था कि ये उन्होंने खुद फांसी नहीं दी है, बल्कि उनका इल्ज़ाम था कि उसका कत्ल किया गया है। और जब उसका इल्ज़ाम पुलिस ने रिकॉर्ड किया तो उसके बाद उनका मानना है कि पुलिस ने वो कार्रवाई नहीं की जो पुलिस कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो तमाम रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके, तमाम टेस्ट करके, तमाम एनालाइज करके उन्हें यह बता दिया जाता कि इस कत्ल मामले के पीछे किसका हाथ है। तो बिलाखिर आज मरियमा के लवाहकीन ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए एक बार फिर जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया खुसूसन जो मुतल्लिका पुलिस है उनसे गुजारिश की है, बारामूला की पुलिस से गुजारिश की है कि मज़कूरा लड़की के जो मुबैना कातिल है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और उनकी निशानदेही की जाए। और इस हवाले से उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि इस केस की कार्रवाई फ़ौरन से पेशतर अंजाम दी जाए ताकि मज़कूरा जो लवाहकीन है उन्हें इंसाफ दिलाया जा सके। नाज़रीन, पूरे मुल्क की तरह जहां जम्मू कश्मीर के अंदर भी कोविड की वजह से जो यहाँ की इकनॉमिक सूरत हाल है वो काफ़ी मुतासिर हो गई है। इक्तिसादी हालत कश्मीर की काफ़ी बिगड़ गई है। लेकिन हमने हर दौर में देखा, चाहे मिलिटेंसी हो, चाहे ख़राब हालात हो, पुराशूब दौर हो, उसमें भी हमने देखा कि यहाँ की वाहिद इंडस्ट्री हॉर्टिकल्चर थी जिसने हमेशा यहाँ की मईशत की रीढ़ की हैसियत जो है इख्तियार की हुई थी और किसी न किसी तरह यहाँ की मईशत को डगर पे रखा था। लेकिन इन कोविड सूरत हाल के दौरान जहाँ बाकी ज़राई जितने भी मईशत के हमारे हैं वो तबाह होकर रह गए हैं, लेकिन इस दौरान भी अगर सरकार हो या आवाम का किसी चीज़ पर नज़र थी तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर के इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे थी, जहाँ पर लोगों को ये उम्मीद थी कि यहाँ से ज़राए आमदन जो है वो दस्तयाब होगा। लेकिन कुदरत का कहर लगातार जारी है, न सिर्फ कोविड की सूरत में बल्कि जालाबारी के नतीजे में भी हमने देखा कि नॉर्थ कश्मीर हो या साउथ कश्मीर हो, मेवा बागात को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और इस नुकसान की भरपाई क्या सरकार कर पाएगी? क्या साबिका दौर में माजी में सरकार ने किसी भी जो ऑर्चिड वाले हैं या जो बागमालकान हैं, क्या उनकी कोई कफालत की? वो हिस्ट्री है। लेकिन एक बार फिर से सोपोर में जो फ्रूट ग्रोवर्स और उसके साथ साथ डीलर्स एसोसिएशन के सदर हैं, उनकी जानिब से सरकार से मुतालबा किया गया कि एक तरफ कोविड के हालात से वो गुजर रहे हैं और अपने बागों पर उनकी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन दूसरी जानिब अल्लाह का कहर भी जारी है और इस कहर के नतीजे में उन्हें काफ़ी सारा नुकसान जालाबारी के नतीजे में हुआ है। यानी जो भी एप्पल क्रॉप था उससे काफ़ी नुकसान पहुंचा और उन्होंने मुतालबा किया है कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार ही उन्हें साथ दे सकती है और एक कंपनसेशन के लिए उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि अपनी टीमों को ऐसे मुतासरा इलाकों की तरफ रवाना किया जाए जो सही तरीके से नुकसान की असेसमेंट करे और उसके फ़ौरन बाद उन्हें कंपनसेट किया जाए। इधर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद बट ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए इस बात का एतराफ़ किया कि नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर में इस बार जो जालाबारी हुई है उससे बाग मालिकान को या उनके बागों को काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। ताहम उन्होंने कहा कि जो मौसम के बदलते मंजर में जो मुख्तलिफ अद्वियात का छिड़काव अपने बागों में करना बहुत ज़रूरी बन चुका है और इस हवाले से अपने बागों को भी साफ रखना वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि उनका मानना है कि जो बागात अभी बचे हैं वहाँ पर अगर प्रॉपर मेकनिज़म जो है इख्तियार किया जाए और जो एक्सपर्ट्स की जानिब से मशवरे दिए जाएंगे, अगर बाग मालिकान उस पर अमल करेंगे तो उससे जो बाकी मानदा मेवा है, जो बाकी क्रॉप है, वो बचाया जा सकता है। इस हवाले से उन्होंने बाग मालिकान से अपील की है कि वो महकमा हॉर्टिकल्चर के जो ज़िम्मेदारान हैं या जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं, जिसके हवाले से उन्होंने कहा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी जो लाइनें हैं वो भी खुली हैं, तो उनसे रब्ता करके बाकी मानदा जो मेवा जात है उनको बचाने में
उनके जो रोल को इस्तेमाल करें और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ अवकात पर अद्वियात लगाने हैं उस हवाले से मुफीद मशवरे हासिल करें। हम ग्रोवर्स को ये सलाह देते हैं कि वो इमीडिएटली जहाँ जहाँ भी इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ इमीडिएटली कोई भी फंजिसाइड का वो छिड़काव कर सकते हैं, जो हमने रिकमेंडेड किया है, हमने अखबारों में मुश्तहर किया उसको, और उसका 2-3 दिन गया बना के यूरिया का 200 ग्राम 100 लीटर पानी में उसका छिड़काव करना है। इससे हमें उम्मीद है कि उसे रिकवरी हो जाएगी, जो डैमेज्ड पत्ता है, फ्रूट है, उसकी रिकवरी हम उम्मीद रखते हैं हो जाएगी। बागों में कोई सफाई का अच्छा ख्याल रखना है, अगर पत्ते गिरे हैं, फ्रूट गिरे, उसको साफ़ करना है, कहीं पानी को जमा नहीं होने देना है, और यही है गुजारिश कि अगर कहीं डोडियन का दवा पाशी बाग वाले करते हैं तो उसके साथ स्टिकर ना मिलाएं, और कोशिश करें कि 2 दवाइयों का मिक्स ना करें, खुद से ना मिलाएं। अगर वो कंपनी की तरफ से मिक्सड है ठीक है, लेकिन खुद कहीं ना मिलाएं, और कोशिश करेंगे कि जो भी दवा पाशी है सेपरेटली की जाए। नाज़रीन, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि कोविड की इस सूरत हाल की वजह से जो इक्तिसादियात या जो जम्मू कश्मीर की इकनॉमी है उसको काफ़ी डेंट पहुंचा है, न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे मुल्क या पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन हैंडीक्राफ्ट्स भी या जो आर्टिसंस इसके साथ वाबस्ता है उन्हें भी इस कोविड के नतीजे में काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी दस्तकार यहाँ पर हैं या जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने इस बरसों पुरानी सनत को यहाँ पर ज़िंदा रखा, एक असासा जो जम्मू कश्मीर का है या जो एक आइडेंटिटी कश्मीर आर्ट की सूरत में जम्मू कश्मीर की है, उसको बचाने की जहाँ उन्होंने भरपूर कोशिश की है, लेकिन कोविड ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। क्योंकि आज कुछ आर्टिसंस ने शहर श्रीनगर के अंदर आकर खामोश एहतजाजी मुजाहरा किया, और इस खामोश एहतजाज के दौरान उनकी आवाज़ यही बता रही थी कि ना ही आज कहीं पर कोई नुमाइश है और ना ही सरकार की जानब से एक्सपोर्ट की कोई ऑर्डर, और ना ही लोकल लेवल पर उनका कोई काम हो रहा है। नतीजा ये है कि उनकी कमर टूट गई है, यानी उन्हें भी जो ज़राई आमदन था वो भी अब महदूद हो गए हैं। इस हवाले से उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि जिस तरह से हाल ही में टूरिज़म सेक्टर से वाबस्ता लोगों को रिहेबिलिटेट करने के हवाले से उनके हक़ में बात की गई है और बाज़ाब्ता एक पैकेज का ऐलान भी हुआ है, तो ठीक उसी तरह ऐसे आर्टिसंस को जिन्होंने कश्मीर के असासे की न सिर्फ हिफाजत की है बल्कि यहाँ की आइडेंटिटी को भी उन्होंने हिफाजत बख्शी है, उनकी कफालत के लिए या उनकी बहबूदी के लिए भी इक़दाम उठाए जाएँ और उन्हें भी इस रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के अंदर लाकर उनकी भी रिहेबिलिटेशन की जाए। अनाउंस हुआ है पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से फॉर डेली अर्नर्स, तो उसमें हमारी जो अभी आर्टिजन कम्युनिटी हैं उनके सर्वाइवल के हवाले से हम गवर्नमेंट को बावर करवाना चाहते हैं कि उनको भी आज की डेट के अंदर सबसे बड़ा इशू न हमारा बिजनेस रिवाइवल है न कुछ है, सर्वाइवल है, तो सर्वाइवल के हवाले से उनको भी इंक्लूड किया जाए। इस जो पैकेज हुआ है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के हवाले से उनको भी इसमें अकोमोडेट किया जाए। तो नाज़रीन, ये था आज का ग्राउंड रिपोर्ट। इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के सभी मौज़ूआत इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिरी को दीजिए प्रोग्राम के एडिटर और कैमरामैन आबिद कादिर के साथ इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।